नमस्कार साथियों, श्रीकांत इतिहास के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान से लेके बलबन तक, क्योंकि इल्तुतमिश तक आपने देख लिया है, इल्तुतमिश तक हो चुका है। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रजिया सुल्तान से लेके बलबन तक रहेगा, यानी रजिया के बाद कितने शासक हुए और बलबन का जो रक्त और लौहनीत का सिद्धांत है वो रहेगा, और बलबन का राजत्व का सिद्धांत, क्योंकि इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलबन का रक्त और लौहनीत का सिद्धांत और राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, रक्त और लौहनीत का सिद्धांत बलबन का है, पहली बार आ रहा है, ये सिद्धांत दे रहा है। और दूसरा क्या है? राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत आखिर है क्या, कि ये इतना इतिहास में स्थान पाता है या इसकी चर्चा होती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। उस दिन जो इल्तुतमिश की क्लास हुई थी तो उसमें 2-3 पॉइंट आपके एग्जाम व्यू से छूट गए थे। क्या छूट गए थे मैं बता रहा हूं। जैसे इल्तुतमिश का एक नाम अल्तमश भी है। ठीक है, थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। इल्तुतमिश का एक नाम अल्तमश भी किताबों में आपको मिलेगा। ठीक है, अल्तमश भी है। ठीक, दूसरी बात क्या है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा के नजरिए से, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। दूसरी बात, उस दिन ऐबक के विषय में, जब ऐबक से इल्तुतमिश की बात चल रही तो ऐबक के विषय में मैंने बताया था। तो ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, जो उसके निर्माण काल थे पहली बार, उसको मैंने बताया था, लेकिन उस दिन मैं भूल गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। थोड़ा सा 1-2 मिनट की बात है, मैं आपको बता दूं एग्जाम। और ये जो अजमेर में बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़वा के बनवाया था ऐबक ने। और यहीं पे एक सरस्वती मंदिर भी था। ठीक है, सरस्वती मंदिर था जिसको ऐबक ने तोड़वा के बनवाया था। और ये जो मंदिर और सरस्वती मंदिर है, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था विग्रहराज, चौहान राजपूत शासक थे, विग्रहराज बीसल देव ने बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बताना जरूरी समझा मैंने, कि अल्तमश गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसको ऐबक ने बनवाया था। वहां पे पहले संस्कृत विद्यालय और सरस्वती मंदिर था, उसको तोड़वा के उसके ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा बना है, जिसको 2.5 दिन का संस्कृत विद्यालय और सरस्वती मंदिर किसने बनवाया था? विग्रहराज बीसलदेव राजपूत शासक थे। तो ये हो गया। अब बात असल में ये रहती है कि इल्तुतमिश जब अंतिम समय चलता रहता है 1235-36 में, 32 में के एंड में, जब वो बामियान के युद्ध से वापस लौटता है जो है अभियान से, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। तो वो फिर उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेके वो परेशान रहता है, क्योंकि उसके सारे अयोग्य बेटे रहते हैं और रजिया सुल्तान योग्य रहती है। हालांकि ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया था। ये बात सही है, हर जगह मिलती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया था। हालांकि ये बहुत दिन तक नहीं बैठ पाया, 1236 में ही बैठा, और 5-6 महीने के शासन के बाद जो है इसको रजिया सुल्तान ने हटा दिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान आती है और ये हटा देती है। ठीक, रजिया सुल्तान के पहले और इल्तुतमिश के बाद 5-6 महीने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के तख्त पे बैठता है। फिरोज शाह से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता, सिर्फ एक ही प्रश्न आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मां का नाम रहता है, फिरोज शाह की मां का नाम रहता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे समझ में आएगा। और पहली बार पर्दे का शासन दिखाई पड़ता है। ठीक है, पर्दे का शासन पूरे मेडुअल एरा में, पूरे मध्यकाल में 2 ही बार दिखाई पड़ता है। पहली बार पर्दे का शासन यहां भी दिखाई पड़ता है, जिसको कई इतिहासकार पेटीकोट का भी शासन बोलते हैं। ठीक है,
आपको जैसा उचित लगे कर सकते हैं, लेकिन हम पर्दे का शासन देखेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक सुल्तान फिरोज शाह रहता है, लेकिन उसकी मां शाह तुर्कान रहती है, जिसने कि रजिया सुल्तान को भी कैद करके बंदी गृह में डाल दिया था। बाद में रजिया सुल्तान अपने विरोधियों को अपने पक्ष में कर लेती है, यानी कि चालीसा दल के कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लेती है और जेल से भाग निकलती। इसके बाद जाके एक छुटपुट झड़प होती है, थोड़ी सी हल्की सी। इसके बाद इनको फिरोज शाह को गद्दी से उतार के मार डालती है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला है कि पहली बार पर्दे का शासन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय में हो रहा है, जिसका कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? मां, उसकी मां शाह तुर्कान। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी बार पर्दे का शासन कब होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि दूसरी बार पर्दे का शासन होता है अकबर के समय में। ठीक है ना? अकबर की धाय मां रहती है, अगर याद आया आप लोगों को, धाय मां रहती माहम अनगा। माहम अनगा। दूसरी बार पर्दे का शासन अकबर के समय में होता है, जब धाय मां माहम अनगा रहती है, 7-8 साल का। उस समय काफी लंबा चलता है, माहम अनगा ने काफी लंबा चलाया था पर्दे का शासन, लेकिन इसका फिरोज शाह का जो है थोड़े ही समय के लिए होता है, 5-6 महीने के लिए। ठीक, तो फिरोज शाह के बाद फिर हम आते हैं रजिया सुल्तान पे। रजिया सुल्तान के लिए ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश को दिल्ली की जनता ने दबे मन से स्वीकार किया था, यानी कि दिल्ली की जनता चाहती थी कि इल्तुतमिश शासक बने, लेकिन रजिया सुल्तान पहली ये शासकिया रहती है। रजिया सुल्तान से मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है? रजिया सुल्तान, दिल्ली की जनता ने खुल के साथ दिया। पहली बात, ये प्रश्न आता है कि किस शासक के लिए या किस शासका के लिए दिल्ली की जनता ने पहली बार कह सकते हैं कि अपना मन बना लिया था और खुले आम समर्थन दिया था, खुलकर समर्थन दिया था, तो वो रजिया की सुल्तान है। इसको दिल्ली की जनता का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात रजिया के विषय में ये है कि ये जब शासका बनी जो है, तो ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका है। मुस्लिम महिला शासका है। ठीक है ना? मामूली बात नहीं है एक महिला हो कि वो भी मुस्लिम, और खास करके उस समय इतनी रोड़ेबाजी था, कट्टरपंथी था, उलेमा वर्ग का पूरा बोलबाला था, और चालीसा दल का पूरा शक्तिशाली वर्चस्व था सल्तनत पे। चालीसा दल, जो मैंने बताया था कि जो 40 तुर्क अमीर रहते हैं, वही सबको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं शासन में। तो यहीं से चालीसा दल के साथ में विरोध शुरू हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि वो रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते हैं। चालीसा दल के जो लोग रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि रजिया सुल्तान गद्दी पे ना बैठे, कोई कठपुतली शासक बैठे। ठीक है? लेकिन वो महिला को नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों को अपने पक्ष में और दिल्ली की जनता खुलकर आ जाती है इसके पक्ष में, तो ये शासका बनती है। ठीक है? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका बनती है। ठीक है? दूसरी बात रजिया के लिए क्या है? रजिया जो एक सामान्य शासक जो सुल्तान रहते हैं, पुरुष सुल्तान रहते हैं, उनकी तरह से वो कुबा जिसको बोला जाता है, कुबा, कुबा का मतलब होता है कोट या कुर्ता। ठीक है? कोट या कुर्ता। ठीक, वो जब सभा में जाती है तो कुबा और कुलहा, कुबा और कुलहा, कुलहा, कुलहा का क्या मतलब होता है? कुलहा का मतलब टोपी या पगड़ी होता है। ठीक है? टोपी या पगड़ी होता है। इसको बकायदा पहन के जाती है। ठीक है? पहनकर दरबार में जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बुरके में जाती है या ऊपर से नीचे तक ढका हुआ, ना ना ना, वो बिल्कुल पुरुष की तरह से जो लिबास होता है उसी को पहन के वो जाती है दरबार में। ये बात रजिया के लिए हो गई। ठीक है? अब मैं आपको रजिया का पतन कैसे होता है, क्योंकि इसका युद्ध तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है? वो सब बहुत विशेष बात नहीं है, जो विशेष बात है वो मैंने लिख दिया है, और 2-3 चीजें इसके साथ में है। क्या क्या होता है रजिया सुल्तान का? मेन बात यह रहती है कि रजिया सुल्तान के जो विद्रोही रहते हैं, जो विद्रोही गुट रहता है, जो चालीसा रहता है, चालीसा दल के सदस्य रहते हैं, पहला एतगीन रहता है। ठीक है? दूसरा कौन रहता है? अल्तूनिया रहता है।
ठीक है। तीसरा क्या कौन है? मलिक अलाउद्दीन जानी है, मलिक अलाउद्दीन जानी है। फिर सैफुद्दीन कूची है, सैफुद्दीन कूची है। और पांचवा एक है कबीर अयाज खान। मैं इन लोगों का नाम आपको इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि बाद में ये लोग कितने शक्तिशाली होते हैं, और इसमें से जो है आगे चल के क्या क्या वो बलबन के भी खिलाफ करते हैं। तो एतगीन और अल्तूनिया ने ही रजिया के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, दोनों ने, हैं तो सारे, पर नेतृत्व कौन करता है? एतगीन और अल्तूनिया करता है। तो रजिया ने क्या किया कि एतगीन को सबसे पहले कहां का सूबेदार बना दिया? बदायूं का सूबेदार बना के दिल्ली से दूर कर दिया, बदायूं का सूबेदार बना दिया। ठीक है, किसको? एतगीन को, एतगीन को इसने बदायूं का सूबेदार बना दिया। और अमीर हाजिब का, अमीर हाजिब, ठीक, अमीर हाजिब का पद दे दिया बदायूं का। फिर कौन बसता है? अल्तूनिया बसता है, इसको भटिंडा का सूबेदार बना दिया। ठीक है, भटिंडा और सरहिंद का सूबेदार बना दिया, किया सूबेदार बना दिया। तो ये दोनों लोगों को दूर भेज दिया इसने। बाकी जो लोग हैं इनको वजीर वजीर का पद देके कुल मिला के अपना एक कह सकते हैं कि सत्ता संतुलन की कोशिश करती है वो। ठीक है, रजिया सुल्तान के विद्रोही कौन रहते हैं? एतगीन रहता है, अल्तूनिया रहता है, मलिक अलाउद्दीन जानी रहता है, सैफुद्दीन कूची रहता है और कबीर अयाज खान रहता है। ठीक है, रजिया सुल्तान ने जब ज्यादा विद्रोह देखा, चालीसा दल के लोग उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, सत्ता से हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो एतगीन को उसने बदायूं का सूबेदार दे दिया, पद दे दिया, अमीर हाजिब का पद दे दिया, और अल्तूनिया को उसने भटिंडा का सूबेदार बना दिया, सरहिंद का सूबेदार बना दिया। ये तो स्थिति हो गई। उसने अपने विद्रोहियों को एक एक करके किनारे करने की कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पाया। बहुत जल्दी ही 1239-40 की शुरुआत में, 39 लास्ट और 40 की शुरुआत में क्या होता है कि सरहिंद की तरफ, भटिंडा सरहिंद में विद्रोह होता है। उसके पहले लाहौर में विद्रोह होता है, और लाहौर और सरहिंद के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाती है। ठीक है, लाहौर के विद्रोह को तो दबा दिया जाता है, सरहिंद में ही इसको क्या किया जाता है? सरहिंद के विद्रोह को दबाने की कोशिश करती है, पर वहीं आपस में इसके सरदारों में फूट पड़ जाती है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। खास करके अल्तूनिया का विद्रोह रहता है जो इसके विरुद्ध में रहता है, और इसको गिरफ्तार करके वहीं भटिंडा के जो सूबेदार रहते हैं, जो मैंने नाम लिखा था अल्तूनिया, अल्तूनिया के जेल में डाल दिया जाता है। यानी अल्तूनिया के राज्य का जो जेल रहता है वहीं बंदी बना दिया जाता है। वहीं पर रजिया सुल्तान क्या करती है कि अल्तूनिया से सांठगांठ कर लेती है, दोनों में समझौता हो जाता है। ठीक है, और समझौते के तहत दोनों विवाह कर लेते हैं। ठीक है, रजिया ने अल्तूनिया के साथ में विवाह कर लिया। अल्तूनिया भटिंडा का सूबेदार है, वहीं रजिया को बंद करके बंदीगृह में डाल दिया जाता है। दोनों का समझौता हो जाता है, विवाह कर लेते हैं, और दोनों ये मिलके कि हम दिल्ली पे चल के शासन करेंगे। ठीक है, ये लोग सरहिंद से चलते हैं, आते हैं। यहाँ जो विद्रोही गुट रहता है, खास करके जिसका नेतृत्व बहराम शाह कर रहा होता है, एक छुटपुट लड़ाई होती है। ठीक है, इसके बाद फिर उसके आगे ये लोग दिल्ली के पहुंचने के पहले कैथल एक जगह है, वहीं पे कुछ डाकू इन दोनों लोगों को मार डालते हैं। तो ये रहा रजिया सुल्तान का एक संक्षिप्त सा इतिहास, जो बहुत कुछ ज्यादा आता नहीं है। 1240 में रजिया सुल्तान की और अल्तूनिया की मृत्यु हो जाती है। ठीक, मृत्यु हो जाती है। एक बात और, जो चालीसा दल के लोग रहते हैं वो इस बात से और ज्यादा इससे नाराज रहते हैं रजिया सुल्तान से, क्योंकि एक नाम आप बार बार पढ़ेंगे जो है याकूत। याकूत नाम रहता है, जिसका पूरा नाम है जमालुद्दीन याकूत। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, ये याकूत जो है एक अबिसीनियाई हबसी रहता है, अबिसीनियाई हबसी रहता है। अबिसीनियाई का मतलब आज के समय इथियोपिया। ठीक है,
इथियोपिया, ठीक। हब्सी रहता है। ऐसा सभी लोग उस समय के जो दरबारी रहते हैं, चालीसा दल के लोग रहते हैं कि रजिया का इसके साथ में कुछ दूसरा ही संबंध था, यानी कि प्रेम संबंध था, यानी कि रजिया सुल्तान का इस याकूत के प्रति जबरदस्त लगाव था। और इसी वजह से रजिया सुल्तान ने इसको एक पद दिया था, अमीर ए आखूर का पद, अमीर ए आखूर का पद, आखूर का पद दिया था। इसका मतलब होता है अश्वशाला प्रधान, ठीक है, अश्वशाला प्रधान। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अमीर आखुर पूछा जाता है, अश्वशाला प्रधान होता था, इसी को अमीर आखुर कहा जाता था, इसका पद दिया गया, ठीक है। तो ये कारण भी बताया गया। दूसरी बात, चालीसा दल के लोग किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि रजिया जो है उन लोगों के ऊपर शासन करे, और महिला हो के पुरुष पे शासन करे, ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इसी वजह से जो है उन लोगों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, और जिसका नेतृत्व किया बहराम शाह ने, ठीक। 1240 में मृत्यु हो जाती है, बहराम शाह आ जाता है। 1240 से 42 के बीच में बहराम शाह रहता है। चालीसा दल के लोग ये सोचते हैं कि ये कठपुतली का शासक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके समय की एक ही महत्वपूर्ण घटना है, इसके समय में चालीसा दल के लोग मिलकर एक नए पद का सृजन करते हैं, नायब ए मुमलकत, मुमलकत, बस एक सेकंड साथियों, नायब ए मुमलकत का पद का सृजन करते हैं, जिसको सीधे सीधे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री की इतनी ताकत रहती थी। इसी के समय में सत्ता के 3 केंद्र हो गए। मान लीजिए सत्ता है तो इसके 3 केंद्र हो गए। कौन कौन? पहला सुल्तान, दूसरा ये नायब, और तीसरा कौन? वजीर। दीवाने वजीर जो था वो भी सबसे, इस पद के बनने के पहले सुल्तान के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? ये वजीर ही होता था, ठीक है। लेकिन सुल्तान के बाद सारी शक्ति का केंद्रीकृत कहाँ कर दिया गया? नायब के हाथ में कर दिया। यानी ये प्रकार से मुमलकत प्रधानमंत्री हो गया, सुल्तान एक प्रकार से राष्ट्रपति हो गया। आज की जैसी व्यवस्था है कुछ कुछ वैसी ही हो गई। जैसे आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए होता है, प्रधानमंत्री में सारी सत्ता है, सारी ताकत है। कुछ कुछ ऐसा इतिहासकारों ने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो सत्ता का 3 विभाजन हो गया, सुल्तान, नायब, वजीर। नायब मुमलकत का पद बन गया, और पहली बार इस पद को किसको दिया गया? एतगीन को दिया गया है। वही एतगीन जिसने विद्रोह किया था रजिया के खिलाफ, एतगीन को यह पद दिया गया। एतगीन पहला ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको नायब मुमलकत का पद मिलता है। ये प्रश्न आता है आप लोगों के पेपर में। मैं जो आज का लेक्चर पढ़ा रहा हूं इसमें कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके हैं। बस समझने वाली बात है, आप नोट करते जाएंगे, नोट कर लेंगे। एतगीन है, ठीक है। लेकिन जल्दी ही बहराम शाह ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी, और चालीसा दल के वो जो लोग इसके ऊपर दबाव डालते थे, चालीसा दल से ये दूर जाना चाहता था। इसी वजह से इसने क्या किया कि एक दिन एतगीन को भरी सभा में मरवा दिया, दरबार में ही एतगीन को मरवा दिया। मरवा देने से क्या हुआ कि नायब मुमलकत जो इतना शक्तिशाली व्यक्ति है उसको भरी सभा में, भरी दरबार में बहराम शाह ने मरवा दिया। तो इस वजह से चालीसा दल के लोग तुरंत एक्शन मोड में आ गए कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है भाई, इसको हटाया जाए, क्योंकि जब ये एतगीन को मरवा सकता है तो किसी को मरवा सकता है। फिर वो ऐसा शासक ढूंढने लगे इल्तुतमिश के परिवार को जो बिल्कुल डमी हो। बहराम शाह के बारे में सिर्फ इतना ही है। यही प्रश्न बनता है कि पहली बार नायब मुमलकत का पद किसके समय में सृजन किया गया? बहराम शाह के समय में। कौन पहला नायब मुमलकत था? तो एतगीन था, बस। फिर 1242 में चालीसा दल के लोग तुरंत शक्ति में आ जाते हैं और मरवा देते हैं 1242 में। फिर 1242 मई जून की बात है, 1242 से 46 कौन गद्दी पे बैठता है? गद्दी पे बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके शासन में कुछ भी विशेष बात नहीं है, ठीक है। ये बस एक डमी टाइप का बिल्कुल से रहता है। बस इसके समय में क्या होता है कि जो चालीसा दल का एक सदस्य रहता है बलबन,
बलबन भी उसी चालीसा दल का सदस्य रहता है, ठीक है। जो चहलगानी है, तुर्कान चहलगानी, उसका एक सदस्य रहता है। बलबन निम्न जात का रहता है, तो चालीसा दल में इसको बहुत घृणित तरीके से देखा जाता है, लेकिन चूंकि योग्य रहता है ना, इल्तुतमिश का गुलाम रहता है, इल्तुतमिश ने इसको चालीसा में शामिल किया था। इस वजह से ये अपनी योग्यता के बल पे 42-43 के बाद से सारे विद्रोहियों का कह सकते हैं कि धीरे धीरे दमन करना शुरू कर देता है, या यूं कह सकते हैं कि बलबन का उत्कर्ष शुरू हो जाता है और बलबन जो है चालीसा दल में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इसके समय में आक्रमण खूब होते रहते हैं, आंतरिक विद्रोह जबरदस्त चलता रहता है, ठीक है। बाद में फिर जब चालीसा दल के लोग इससे भी संतुष्ट नहीं होते तो है, तो इसको भी मरवा देते हैं एक षड्यंत्र के तहत, जिसमें बलबन, नासरुद्दीन महमूद, चालीसा दल के अन्य लोग रहते हैं। षड्यंत्र के तहत चोरी से दिल्ली में आते हैं वेश बदल के और इसको मार डालते हैं। इसके बाद फिर 1246 से 65 तक कौन गद्दी पे रहता है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद कहने को तो ये सुल्तान रहता है, मगर सारी सत्ता किसके हाथ में रहती है? वास्तविक सत्ता रहती है किसके हाथ में? बलबन के हाथ में, ठीक है। बलबन का उत्कर्ष हो चुका है, ठीक है। अब बलबन खुल के सामने आ गया है और बलबन ने ऐसे ऐसे काम किए कि अब आप देखेंगे कि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होने वाली है, ठीक है। क्योंकि बलबन का अपना एक सिद्धांत है, जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है, बलबन का रक्त और लौह नीति है, उसको हम देखेंगे। 2-3 चीजें इसके समय में क्या क्या हुई हैं खास करके उसको देख लिया जाता है। 1246 से 49 तक नायब मुमलकत का पद खाली है, कोई नहीं बैठा है उस पद पे, ठीक है। 1249 में ही बलबन ने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से कर दिया, ठीक है। अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया, तो सुल्तान ने उसके बदले में, ये सुल्तान महोदय हैं, इन्होंने बलबन को उलुग खान की उपाधि दे दी, ठीक। ये सब 1249 की बात है। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दे दी। क्यों दे दी? इन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ में कर दिया सुल्तान से, और सुल्तान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। सुल्तान भी कितने साल का है? 20 साल का लड़का है। जब ये 1246 में बैठता है तो 16-17 साल का रहता है, 20-21 साल का लड़का है, ठीक है। उलुग खान की उपाधि दे दी। 1249 में ही क्या किया? जो 1246 से नायब मुमलकत का पद खाली है उसको क्या किया? फिर से बलबन को दे दिया। यानी बलबन 1249 में नायब मुमलकत के पद पे आ जाता है, बैठ जाता है। सिर्फ 1.25 साल को छोड़ के 1253-54, 1.25 साल को छोड़ के लगभग बलबन इसके समय में नायब मुमलकत रहता है, यानी प्रधानमंत्री रहता है। और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में रहती है? बलबन के हाथ में रहती है, ठीक है। बलबन फिर क्या करता है? बलबन करता है कि सारे विद्रोहियों को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाना शुरू कर देता है, ठीक है। चालीसा दल के भी लोगों को वो खत्म नहीं करता अभी, चालीसा दल के सदस्यों को, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, बलबन जो है अपना प्रदर्शन भी प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सत्ता का प्रदर्शन है कि हम, सत्ता कमजोर नहीं है, सत्ता मजबूत लोगों के हाथों में है। इसी संदर्भ में 1256-57 की बात है कि मंगोल नेता हलाकू खान एक मंगोल नेता या सरदार, मंगोल सरदार जो भी कह लीजिए, हलाकू खान, ये प्रश्न आता है आप लोगों के उसमें। हलाकू खान रहता है और उसका दूत मंडल, हलाकू खान का दूत मंडल या प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आता है। 1256-57 की बात है। और दिल्ली में सत्ता में कौन है? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में? बलबन के हाथ में है। अब ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने इन दूत मंडलों का, हलाकू के जो दूत मंडल रहते हैं, इनका इतना जबरदस्त स्वागत किया और ऐसा प्रदर्शन किया अपनी शक्ति का जो है कि मंगोलों ने यह समझा कि दिल्ली का सुल्तान तो बहुत शक्तिशाली है,
यानी कि उनके मन में ये आ गया कि हम दिल्ली के सत्ता से नहीं टकरा सकते हैं। बलबन ने इस तरह से प्रदर्शन किया, और बलबन दूरदृष्टि व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, बलबन की सोच वाकई सही है, क्योंकि सत्ता का कभी कभी प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है, नहीं तो जो विद्रोही होते हैं वो आपको बिल्कुल दबाते चले जाएंगे, सत्ता बिल्कुल से ढीली पड़ जाएगी। तो सत्ता को अपनी जो शक्ति है उसको दिखाना भी जरूरी रहता है, बढ़ चढ़ के दिखाना चाहिए, ये बात बलबन को पता है। और सत्ता को लेके आज तक ये है, चाहे कैसी भी सत्ता हो, अगर सत्ता का जो मुखिया है अगर वो ढीला है तो जो विद्रोही हैं, जो उसके छत्रप हैं, जो उसके अधीनस्थ हैं, वो उसको कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नासिरुद्दीन महमूद का काल। हाँ, एक बात और है, 1253-54 में जब बलबन हटता है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बलबन को हटा दिया जाता है। बलबन ने अपने विद्रोहियों को इस तरह से मारना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया कि एक विद्रोही गुट बलबन का चालीसा के ही दल में बलबन के विरुद्ध चला जाता है और नासिरुद्दीन महमूद से बलबन को हटवा देता है और उसकी जगह पे इमामुद्दीन रेहान, ये नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। इमामुद्दीन रेहान पहला भारतीय मुस्लिम है जो इस नायब मुमलकत के पद पर पहुंचा है। ठीक है, इसके पहले कोई नहीं पहुंचा है, ये पहला भारतीय मुस्लिम है। पहले ये हिंदू था, बाद में मुस्लिम हो गया, और इसी के नेतृत्व में बलबन के विरुद्ध विद्रोह होता है, और इसी का साथ चालीसा दल के अन्य लोग देते हैं जो बलबन से बिल्कुल से उब गए हैं और बलबन को नायब मुमलकत के पद से हटा देना चाहते हैं। तो इमामुद्दीन रेहान के नेतृत्व में बलबन का कह सकते हैं हटा देता है सुल्तान। इसके बाद इमामुद्दीन रेहान को 1253 में नायब मुमलकत का पद मिलता है और ये 54 तक रहता है। लेकिन 54 में फिर वही होता है कि बलबन अपने विरोधियों को अपने पक्ष में करता है और उनके अंदर ये भावना पैदा करता है कि एक भारतीय मुस्लिम जो है हमारे ऊपर शासन करे, ऐसा ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और चालीसा दल के जो अन्य नेता रहते हैं वो बलबन की इस बात से सहमत हो जाते हैं और एक छोटा सा षड्यंत्र होता है जिसमें सेना दिल्ली की ओर बढ़ती है बलबन के नेतृत्व में। नासिरुद्दीन महमूद तुरंत के तुरंत इसको हटा देता है और बलबन को 1254 में पुनः नायब मुमलकत का पद मिल जाता है। ठीक है, और इमामुद्दीन रेहान को कुछ समय के बाद मार दिया जाता है। तो ये 1253-54 की कहानी है जब इमामुद्दीन रेहान आता है और बलबन को हटाया जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बात चलती रहती है। बलबन अपने तरीके से सत्ता को संभालता रहता है, छोटे जो आंतरिक विद्रोह रहते हैं उनको दबाता रहता है, और ऐसी ही परिस्थिति में 1265 का समय आ जाता है जब बलबन खुद शासक बन जाता है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1265 से 1287 तक बलबन गद्दी पे है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1266 भी मिलेगा, मगर जो हकीकत है वो 1265 से 87 ईस्वी है। अब बलबन शासक स्वयं बन गया है। कुछ इतिहासकार ऐसा आरोप लगाते हैं कि बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन को जहर दे के मरवा दिया था, पर उसकी पुष्टि नहीं होती है। यहाँ हम उन सब चीजों को नहीं देखेंगे, सीधे सीधे देखेंगे बलबन। ठीक, अब बलबन का काल 1265 से 87 है। ठीक है, अब बलबन क्या क्या करता है। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, आप भी बना लेंगे नोट्स के तरीके से, तो कभी नहीं भूलेंगे कि बलबन की क्या क्या नीतियां होती हैं। ठीक है, बलबन राजत्व का सिद्धांत पहली बार देता है। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत पहली बार देता है, जिसको दैवी सिद्धांत भी बोला जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि यह राजत्व का सिद्धांत है क्या। ठीक है, बलबन के सिद्धांत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा, रक्त और लौह की नीति, पहली बार ये सब हो रहा है सल्तनत काल में, बलबन सब दे रहा है। ठीक है, रक्त और लौह की नीति। तीसरा, नियाबते खुदाई क्या है अभी मैं बताता हूं। ठीक है, और चौथा, जिल्ले इलाही। ठीक, जिल्ले इलाही, ये सब बलबन दे रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है सल्तनत काल में। राजत्व का सिद्धांत देता है बलबन, जिसको दैवी सिद्धांत भी बोला जाता है।
रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करता है, जो पहली बार हो रहा है, घोषित रूप से हो रहा है। नियाबते खुदाई की बात करता है और जिल्ले इलाही की बात करता है। ये तो हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि राजत्व का सिद्धांत बलबन का क्या है। बलबन राजत्व के सिद्धांत को लेके बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, साफ है। उसका ये कहना है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश का मतलब, अगर राजा ढीला ढाला रहेगा या राजा आराम पसंद व्यक्ति रहेगा तो सत्ता का जो सुख है वो उसको नहीं मिल पाएगा। सत्ता का सुख मतलब, बलबन सत्ता के सुख को इस तरह से डिफाइन करता है कि सत्ता का सुख राजा को भोगने के लिए नहीं है, सत्ता का सुख जनता की सेवा करने के लिए है। और इसी राजत्व का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत में वो बताता है कि राजा का पद मिलना कोई मजाक काम नहीं है, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। राजा होना या सुल्तान होना वो सब ईश्वरीय कृपा से है, ईश्वर का परम आशीर्वाद है, ईश्वर की छाया है, ठीक है, जो जिल्ले इलाही है। इसी संदर्भ में वो कहता है, जिल्ले इलाही का मतलब उसने बताया कि ईश्वर की छाया, ठीक है, ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब, छाया या प्रतिबिंब, ठीक है, ठीक। जिल्ले इलाही को वो कहता है राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ईश्वर की छाया या प्रतिबिंब वही राजा होता है। राजत्व के सिद्धांत में कोई आम बात नहीं है। जब ईश्वर की इतनी अभूतपूर्व कृपा होती है तब कोई व्यक्ति राजा बनता है। और दूसरी बात, राजत्व के सिद्धांत के आधार पे या दैवी सिद्धांत के आधार पे बलबन इस बात के आरोप को भी मिटाना चाहता है कि उसने सत्ता विद्रोही खून खराबे से ली है, किसी की हत्या करके ली है। वो हत्यारा नहीं कहा जाना चाहता है, खुद को लिए कहता है कि वो हत्यारा नहीं है। उसे जो सत्ता मिली है वो ईश्वर की कृपा से मिली है, ईश्वर के आशीर्वाद से मिली है। इस वजह से बलबन एक दूसरा कारण रहता है, राजत्व का सिद्धांत या दैवी सिद्धांत को देता है बलबन, ठीक है, इसलिए देता है। और इसी संदर्भ में वो ईश्वर की छाया प्रतिबिंब कहता है। और फिर कहता है कि नियामती खुदाई है, यानी क्या, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियामते खुदाई का मतलब जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया या प्रतिबिंब है। और नियामते खुदाई के लिए कहता है कि राजा जो है वो नियामते खुदाई और ईश्वर का प्रतिनिधि है। जब ईश्वर का प्रतिनिधि है तो उसको साधारण काम के लिए नहीं लाया गया है, ईश्वर ने उसे कुछ बड़ा काम करने के लिए बनाया है या सत्ता सौंपी है। तो इस तरह से वो अपने सत्ता को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, फिर बलबन रक्त और लौह की नीति देता है, रक्त और लौह की नीति अपनाता है। यानी कि बलबन के समय में मेवातियों का विद्रोह शुरू से चल रहा है। ये जो मैं विद्रोह लिख रहा हूं ये शुरू से ही चल रहा है, ऐबक के समय से ही चल रहा है, ठीक है। दूसरा, कटेहर के हिंदुओं का विद्रोह, ठीक, इनके विरुद्ध रक्त और लौह की नीति अपना रहा है। दोआब का विद्रोह, ठीक है, मंगोलों का विद्रोह, ठीक है। फिर आंतरिक जो विद्रोह है, जो सूबेदार लोग हैं, इसके इक्तादार है, उनको दबाने के लिए, संतुलित करने के लिए, सूबेदारों को संतुलित करने के लिए, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से राजत्व के सिद्धांत का अर्थ बताया और रक्त और लौह नीति क्यों बलबन ने अपनाया है ये कारण मैं बता रहा हूं। बलबन ने अनायास इसको नहीं अपनाया, चूंकि दिल्ली के आसपास हर समय मेवातियों का विद्रोह होता रहता था, इस वजह से ये किसी को जीने नहीं देते थे। कटेहर के हिंदुओं का भी विद्रोह होता रहता था, ठीक है। दूसरी बात, राजपूतों का विद्रोह चलता ही रहता था, राजपूतों का विद्रोह, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिए हैं मोटे मोटे। अब आप समझिए कि उसके साम्राज्य में कितने विद्रोह चल रहे हैं जो वो देखता आ रहा है शुरू से। ऐबक के ही समय से विद्रोह लगातार चल रहा है, क्योंकि इल्तुतमिश ने थोड़ा बहुत सत्ता संतुलित करने की कोशिश की थी, इसके बाद किसी ने नहीं की। बलबन आके
फिर इसको करता है। तो रक्त और लौह की नीति इस वजह से अपनाता है बलबन कि ये जो विद्रोही हैं इनको खत्म किया जा सके और जनता के बीच में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि विद्रोही को एक बार खत्म करने के बाद ऐसा दंड देना चाहिए। बलबन कहता है कि क्रूरतम दंड मिलना चाहिए विद्रोहियों को, जिससे कि दोबारा वो सत्ता को चुनौती ना दे सके, सत्ता के विरुद्ध विद्रोह ना कर सके। इस वजह से वो इसमें जो दंड है रक्त और लौह की नीति में, वही मेन है, वो क्रूरतम होनी चाहिए, यानी कि ऐसा दंड हो कि मिसाल बन जाए और जनता में भरोसा पैदा हो कि नहीं भाई ये जो शासक है ये हमारे लिए है और विद्रोहियों को खत्म कर देता है। तो रक्त और लौह की नीति का यही आशय है और राजत्व का सिद्धांत जो मैंने दिया वो इसलिए देता है। ठीक है। और बलबन क्या क्या करता है, बलबन क्या क्या करता है, बलबन खुद को फारस के अफरसियाब वंश, मैंने पहले भी अफरसियाब वंश के बारे में बताया है कि मध्यकालीन जितने भी मुस्लिम शासक हैं देश दुनिया के, वो सब अपने को अफरसियाब वंश से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अफरसियाब वंश दंत कथाओं में फारस के, ईरान के, ये सबसे ड्रीम वंश है अफरसियाब वंश। इसी वजह से जितने भी मुस्लिम शासक होते हैं वो सब अपने को अफरसियाब वंश से जोड़ते हैं, क्योंकि अफरसियाब वंश सबसे उच्च कुल का वंश है और जो बहुत प्रतिष्ठित है। तो फारस के अफरसियाब वंश से स्वयं को बलबन जोड़ता है। ठीक है। और जोड़ता ही नहीं है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं फारस का हूं, इसी वंश का हूं। इसी वजह से फारसी परंपरा, फारसी त्योहार, ठीक है, फारसी त्योहार नववर्ष के आधार पे नवरोज मनाता है। फारसी त्योहार नवरोज को भारत में मनाता है पहली बार। यह नवरोज का त्योहार किस लिए होता है, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ष नव वर्ष का जब आता है नया साल, उसके उपलक्ष्य में नवरोज मनाता है भारत में। ठीक है। फिर फारसी परंपरा के ही आधार पर पैबोस और सिजदा, फारसी परंपरा के ही आधार पर क्या बनाता है, पैबोस और सिजदा का दरबार में शुरुआत करता है, पैबोस और सिजदा की शुरुआत करता है। ये सब फारसी परंपराएं हैं। किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो ये बताता है कि मैं इसी अफरसियाब वंश का हूं जो फारसी है। तो फारसी त्योहार नवरोज को मनाता है, फारसी परंपरा पैबोस और सिजदा को दरबार में लागू करता है। ये सब सल्तनत काल में पहली बार हो रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा है बलबन सेना के संगठन को भी लेके प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसका यह मानना है सरकार की, यानी कि सम्राट की वैधता तभी तक अच्छी बनी रह सकती, विद्रोह को तभी तक अच्छा दबाया जा सकता है जब उसके पास एक सशक्त सेना हो। ठीक है। इसी वजह से बलबन क्या करता है, एक आरिज विभाग की स्थापना करता है। ठीक है। आरिज विभाग की स्थापना करता है, आरिज विभाग की स्थापना करता है और जिसका पद मिल रहता है, सबसे बड़ा पद दीवाने आरिज। और ये जो दीवाने आरिज का पद होता है, ये पहली बार किसको मिलता है, ये मिलता है शायद इमादुल मुल्क को मिलता है, शायद इमादुल मुल्क को मिलता है, इमादुल मुल्क को ही मिलता है, शायद नहीं 100% है, इमादुल मुल्क को ये पहला दीवाने आरिज रहता है। इसको सैन्य मंत्री भी कह सकते हैं, है ना। और इस तरह से ये नियुक्ति करता है। ठीक। फिर क्या करता है, बलबन साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था को भी सशक्त करता है और उसका यह मानना है कि अच्छी गुप्तचर संस्थाएं, अगर गुप्त व्यवस्था रहे तो साम्राज्य की कोई भी सूचना दरबार तक तुरंत की तुरंत पहुंच सकती है। इसी वजह से वो गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करता है और बरीद नामक व्यक्ति,
बरीद नामक अधिकारी की स्थापना करता है। बरीद नामक अधिकारी की स्थापना करता है। जो बरीद क्या करेगा, ये गुप्तचर है, ठीक है। तो बरीद नामक अधिकारी की स्थापना करता है जो कि गुप्तचर है, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या किया, वो इक्तादारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है। इसी वजह से एक ख्वाजा नामक, ये सब पहली बार हो रहा है जो आपके सारे प्रश्न आ रहे हैं, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है। अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है किस लिए, इक्तादारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को, इक्तादारों में व्याप्त भ्रष्टाचार की सूचना उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। इक्तादारों में व्याप्त भ्रष्टाचार की सूचना सुल्तान तक पहुंचाई जा सके, इसलिए वो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है। बलबन ने बहुत सारे काम बिल्कुल व्यवहारिक किए हैं। ये सब काम बिल्कुल व्यवहारिक है क्योंकि वो 18-19 साल प्रधानमंत्री के पद पे रहता है, नायब मुमल्कित के पद पे रहता है, इस वजह से उसको पता है। और बलबन के विषय में पता ही है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, बलबन दंड बहुत जबरदस्त देता रहा और इसी वजह से जब तक बलबन का शासन था, मंगोल जो है कभी भारत पे आक्रमण नहीं कर पाए हैं, है ना, क्योंकि बलबन ने इस तरह से अपनी आबो हवा बना के रखी थी। और बलबन ये मानता था कि दरबार में हंसी मजाक सुल्तान को नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सबसे बोलना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि दरबार में बलबन मुस्कुराता तक नहीं था। दरबार जब बैठती थी तो बलबन के सामने कोई नजर नहीं उठाता था, मुस्कुराता नहीं था। सिर्फ वजीर को ही या एकाध अधिकारी को ही अधिकार था कि बलबन से वो बात कर सके। और बलबन क्या करता है, चालीसा दल की समाप्ति कर देता है। जो 40 तुर्क अमीर रहते हैं, चालीसा दल की समाप्ति बलबन कर देता है, ठीक है, समाप्ति कर देता है। इसका गठन कौन किया रहता है चालीसा दल का, इल्तुतमिश, ठीक है। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि बलबन एक ही बार असली मायने में जो है वो विद्रोह को दबाने के लिए अगर निकला था तो वो बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान था। दिल्ली से बाहर सुल्तान रहते, वो एक बार सही विद्रोह दबाने सेना लेके अगर निकला था तो बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान के विरुद्ध निकला था। और ये तुगरिल खान जो है पहले गुलाम रहता है और तुगरिल खान को जो है बलबन ही नवाब बनाता है बंगाल का, यानी सूबेदार बनाता है। इसके बाद बलबन ने जब सुना कि ये विद्रोह पे आमादा हो गया तो बलबन ने 3 सेनाएं भेजी और तीनों को इसने हरा दिया। अंत में बलबन इतना गुस्से में आया कि स्वयं निकला और तुगरिल खान को पता था कि बलबन कितना क्रूर दंड देता है और ये सत्ता छोड़ के बंगाल की भाग गया था। बाद में इसको पकड़ लाया गया और इसको दिल्ली के मुख्य गेट पे मार के फांसी पे लटका दिया गया था। कई दिनों तक ये लटका रहा था दिल्ली के मुख्य गेट पे। तो इतना क्रूर दंड देता था। जैसे बलबन और किस तरह से दंड देता था, जैसे जो मेवाती थे, विद्रोह करते थे, उन सब के गांव को जला दिया था, जंगल साफ करवा दिया था, हाथियों से कुचलवाना, मुख्य गेट पे जो है लाइन से बिल्कुल से लाशों को लटकवा देना, बिल्कुल से कई दिनों तक कि लोग देखें डर जाएं। बलबन इस तरह से रक्त और लौह नीति के आधार पर दंड देता था कि विद्रोहियों को दोबारा विद्रोह करने का साहस ना हो सके और जनता के बीच में ये आम धारणा रहे कि नहीं, ये शासक जो है शक्तिशाली है। बलबन का ये अपना एक नीति थी और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सुल्तान ही कमजोर रहेगा तो विद्रोह तो होते ही रहेंगे और बलबन इस बात को जानता था, ठीक है। तो ये रहा कुल मिला के बलबन से संबंधित रक्त और लौह नीति। बलबन से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो लगभग मैंने बताने की भी कोशिश की है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, अब जब लेक्चर चलेगा तो कुछ बातें तो आपको कहानी रूप में पता चलेंगी तो वो आपको अच्छी भी लगेंगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये है कि मैक्सिमम प्रश्न मैंने बताने की कोशिश की है जो आते हैं आपके एग्जाम में, जितने भी, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पेट हो, हर तरफ से यही प्रश्न आते हैं। बलबन के समय में क्या क्या हुआ, कौन कौन से सिद्धांत को उसने लागू किया, राजत्व का सिद्धांत, जिल्ले इलाही, ठीक है,
इस तरह से सारे प्रश्न मैंने बताने की कोशिश की है। तो ठीक है साथियों, फिर आज बलबन तक के लिए हो गया है, और फिर बलबन के बाद फिर हम देखेंगे खिलजी से। ठीक है, खिलजी वंश जो अगले लेक्चर में हमारा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है आप जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप अपनी राय दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।